नमस्कार। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर सीट की। एक ऐसा चुनावी नतीजा जिसने सबको चौंका दिया। जरा सोचिए, एक पार्टी अपना वोट शेयर 17% से ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं है। हम समझेंगे कि जमीन पर क्या हुआ और नंबरों के पीछे की असलियत क्या है। तो आइए चंद्रपुर की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए चंद्रपुर को महसूस करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का एक ठेठ ग्रामीण इलाका है। मतलब यहाँ की जिंदगी, यहाँ की राजनीति, सब कुछ जमीन से जुड़ा है। खेती किसानी, छोटा मोटा कारोबार, यही यहाँ की दुनिया है। कह सकते हैं कि असली भारत की धड़कन यहीं इन खेतों और बाजारों में सुनाई देती है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई पार्टी अपना वोट शेयर 16% से भी ज्यादा बढ़ा ले और फिर भी सीट पर नतीजा इतना फंसा हुआ हो? यही वो पहेली है जो हमें भारतीय वोटर के मन को समझने का मौका देती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 6 स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले जमीन की आवाज सुनेंगे, वोटरों की असली चिंताएं क्या हैं। फिर जनादेश को डिकोड करेंगे, आंकड़ों की भाषा समझेंगे। इसके बाद नतीजों की बनावट को देखेंगे। फिर नंबरों में छिपे पैटर्न को पहचानेंगे, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में जनादेश तक पहुंचने के रास्ते को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की आवाज की। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। उन नंबरों के पीछे इंसान होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनकी परेशानियां होती हैं। तो सवाल यह है कि चंद्रपुर का वोटर क्या सोच रहा था, उसके दिल में क्या था। चंद्रपुर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं किसान, और उनकी परेशानियां बिल्कुल सीधी और सच्ची थीं। पहली, फसल का सही दाम नहीं मिलता। दूसरी, सिंचाई के लिए पानी का कोई भरोसा नहीं। और तीसरी, सरकारी मदद वो वक्त पर नहीं पहुंचती। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उनके रोजमर्रा के जीवन और स्वाभिमान की लड़ाई है। किसानों के अलावा जो युवा हैं, जो परिवार हैं, वो भी दबाव में थे। नौजवानों के लिए काम धंधे नहीं थे। महंगाई की मार से हर घर का बजट बिगड़ा हुआ था। और फिर गांव के स्कूल और अस्पताल, उनकी हालत भी किसी से छुपी नहीं थी, जिसका असर हर परिवार पर पड़ रहा था। एक और अहम बात, चंद्रपुर में करीब 23% आबादी अनुसूचित जाति समुदायों की है और उनकी अपनी कुछ खास परेशानियां थी जो बहुत गहरी थी। सरकारी योजनाएं, पेंशन, जमीन के अधिकार, इन सब में जो देरी हो रही थी, उससे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये साफ साफ सिस्टम की एक बड़ी खामी की तरफ इशारा था। ठीक है, तो हमने लोगों की बात सुन ली। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब वक्त है नंबरों को देखने का, 2023 के चुनाव के आंकड़ों में उतरने का, ताकि ये पहेली सुलझ सके। तो ये हैं 2023 के नतीजे। कांग्रेस के रामकुमार यादव को मिले 85,525 वोट्स, यानी करीब 48.5%। वहीं बीजेपी की सहयोगिता जूदेव को मिले 69,549 वोट्स, यानी लगभग 39.4%। अब देखिए, जीत तो साफ है। पहेली ये नहीं है कि कौन जीता, पहेली ये है कि वोट शेयर में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए, फिर भी मुकाबला इतना नजदीकी कैसे हो गया। अब इस चार्ट को देखिए, यहां से कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर 32% से सीधा 48% के पार। ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, बीजेपी का वोट शेयर भी 24.5% से बढ़कर 39% से ज्यादा हो गया। तो फिर गेम चेंजर क्या था? वो थे तीसरे खिलाड़ी जो लगभग मैदान से बाहर हो गए। बीएसपी और दूसरों का जो वोट शेयर 2018 में करीब 29% था, वो 2023 में सिमटकर 10% से भी कम रह गया। तो असली खेल ये नहीं था कि किसने कितने वोट बढ़ाए। असली खेल ये था कि जो तीसरे मोर्चे का करीब करीब 20% वोट बिखरा, वो आखिर गया कहां। और यहीं कांग्रेस अपने वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद बीजेपी को पूरी तरह मात देने से चूक गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने भी उस बिखरे हुए वोट का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया था। और यह हमें हमारे तीसरे पड़ाव पर लाता है, नतीजों की बनावट। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव सिर्फ चेहरों या नारों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं सिस्टम से, जमीनी संगठन की ताकत से। पॉपुलर होना अच्छा है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं होती। तो आइए दोनों पार्टियों के संगठन की ताकत को देखते हैं। एक तरफ एक पार्टी थी जो अपनी वेलफेयर स्कीम और कैंडिडेट के चेहरे पर भरोसा कर रही थी, लेकिन उनका जो जमीनी नेटवर्क था उसमें कुछ खाली जगहें थीं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने अपने डिसिप्लिन कैडर और बूथ लेवल के मैनेजमेंट को कस पर पकड़ रखा था।
और वोटिंग वाले दिन यही मजबूत नेटवर्क अपने वोटर को घर से बूथ तक लाने में ज्यादा असरदार साबित हुआ। और यहीं पर हमें एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य को याद रखना चाहिए। राजनीतिक बातचीत, पॉलिटिकल स्पीच हमेशा इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी पर आधारित होनी चाहिए। ये जानकारी भरी हो, ईमानदार हो और जिम्मेदारी के साथ बोली जाए। एक मजबूत संगठन का मतलब सिर्फ वोट खींचना नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ सम्मान से जुड़ना भी होता है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। आइए जरा चंद्रपुर का चुनावी इतिहास देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये सीट हमेशा से ही एक ऐसी रणभूमि रही है जहां कुछ भी हो सकता है। पिछले 7 चुनावों को देखिए, 1993 से लेकर 2023 तक। सत्ता कभी बीजेपी के पास, कभी एनसीपी तो कभी कांग्रेस के पास। ये एक परफेक्ट उदाहरण है स्विंग सीट का। मतलब यहां किसी भी पार्टी का कब्जा परमानेंट नहीं है। वोटर हर चुनाव में अपना फैसला बदल सकता है। तो इस पूरे इतिहास से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, बीजेपी का एक कोर वोटर है जो मुश्किल वक्त में भी साथ रहता है और मजबूती से लौटता है। दूसरी, कांग्रेस में तेजी से बढ़ने की क्षमता है, पर उसे अक्सर नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, यहां का वोटर वफादार नहीं है, वो परफॉर्मेंस देखता है और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब 5वें हिस्से पर आते हैं, गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट। इसे चतुर्मुख सिद्धांत भी कह सकते हैं। एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं और जो एक मजबूत जनादेश बनाने का रास्ता दिखाती है। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, कैंडिडेट, ऐसा नेता जो लोगों का हो, उनके बीच रहता हो और जिसकी इमेज साफ सुथरी हो। दूसरा, मुद्दे, चुनाव प्रचार असली जमीनी मुद्दों पर होना चाहिए, पानी, नौकरी, स्वास्थ्य। तीसरा, संगठन, घर घर तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की एक डिसिप्लिन्ड फौज। और चौथा, बाहरी कनेक्शन, स्थानीय मुद्दों को देश के बड़े माहौल से जोड़ने की कला। और आज के डिजिटल जमाने में इस ब्लूप्रिंट को असली ताकत मिलती है सही सोशल मीडिया और डेटा के इस्तेमाल से। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर चीज का इस्तेमाल इसी चौके में होना चाहिए और पूरी ईमानदारी से। और यहीं पर हमारा दूसरा जरूरी सिद्धांत आता है, डेटा प्राइवेसी और सहमति। किसी भी नागरिक की पर्सनल जानकारी की इज्जत होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हें जानकारी देने या उनकी सेवा करने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। यह भारत के कानून का भी एक अहम हिस्सा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चंद्रपुर का ये पूरा मामला हमें सबसे बड़ा सबक क्या सिखाता है? एक सच्चा और टिकाऊ जनादेश पाने का रास्ता आखिर है क्या? सबक सीधा और साफ है। भारत का वोटर बहुत समझदार है। सिर्फ पॉपुलैरिटी की लहर से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक मजबूत संगठन भी काफी नहीं है। जीत के लिए 3 चीजें चाहिए। एक ऐसा नेता जिसकी जड़ें लोगों में हों, एक ऐसा मैसेज जो उनकी असल जरूरतों की बात करे, और एक ऐसा संगठन जो उस मैसेज को हर घर तक पहुंचा सके। जीत इन तीनों के सही संतुलन का नाम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कोई बहुत बड़ा रहस्य है, या फिर ये एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट है जो बस लागू होने का इंतजार कर रहा है? चंद्रपुर का मामला तो यही बताता है कि जवाब शायद हमारी आंखों के ठीक सामने है।